हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस नामा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन है, जिससे कि जो आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जामिनेशन आने वाला है उसके लिए लास्ट टाइम रिवीजन हो सके और आपको ये भी पता चल जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन करते रहिए, यही आपका ये जो समय है वो रिवीजन के लिए ही है, कुछ नया मत पढ़ना आप। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? तो गुरु पर्व त्योहार के रूप में किस सिख गुरु की मनाई जाती है? तो जो पहले सिख गुरु हुए थे आपके गुरु नानक देव, इनके उपलक्ष्य में गुरु पर्व त्योहार मनाया जाता। तो याद रखना, पहले गुरु थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था आपको अगर पूछ ले तो ननकाना साहिब हुआ था। ननकाना साहिब में करतारपुर कॉरिडोर भी बन गया है इसके लिए, और ये अभी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको देखना है तो गुरु गोविंद सिंह, ये कौन से नंबर के गुरु थे? 10वें नंबर के गुरु थे, सिख गुरु 10वें। गुरु तेग बहादुर, ये 9वें नंबर के गुरु थे, गुरु तेग बहादुर। और गुरु अर्जुन देव, ये 5वें नंबर के सिख गुरु थे। तो याद रखना इन लोगों के बारे में भी। और जो आपके गुरु तेग बहादुर जी थे, ये 9वें नंबर के गुरु थे, और इनको ही औरंगजेब ने सजाए मौत यानी कि फांसी की सजा दी थी। किसने? औरंगजेब ने। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और इसके अलावा गुरु अर्जुन देव, ये इन्होंने जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है इसको बसाया था या बनवाया था। किसको? स्वर्ण मंदिर। ठीक है। और गुरु गोविंद तो आपके अंतिम गुरु थे, इसके बाद गुरु परंपरा खत्म हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है धमाल, खोरिया, झूमर और जवारा। तो ये चारों में से अगर देखा जाए तो ये तीन जो आपके हैं, धमाल, खोरिया और झूमर, ये तीनों हरियाणा राज्य में है, हरियाणा राज्य से संबंधित है। लेकिन जो आपका जवारा है ये किस राज्य से संबंधित है? ये एमपी राज्य से संबंधित है, जवारा। तो आप लोग इसका एक रिवीजन कर लेना लोक नृत्य का, जा करके क्वेश्चंस डले हुए हैं। अगला है, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। अब सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक किसको कहेंगे? अगर आप लोग ऐसे समझ लो, जो आरबीआई का एक्ट है 1949, उसके तहत जो बैंकों का निर्माण होता है या स्थापित होती हैं उनको सार्वजनिक बैंक कहते हैं। जिसमें से आपकी इलाहाबाद बैंक सार्वजनिक बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, और यूके बैंक, ये तीनों कैसी हैं? सार्वजनिक बैंक हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें फेडरल बैंक, तो ये कैसी है? ये विदेशी बैंक है, फॉरेन बैंक है, तो इसको सार्वजनिक बैंक में शामिल नहीं करते। तो डी आंसर हो जाएगा। अगला है, 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कारपोरेट, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी योजना शुरू की गई? तो इसमें से कौन सी योजना शुरू की थी? अब देखो, अगर ऑप्शन के हिसाब से भी देखना हो तो जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मेक इन इंडिया, उज्जवल भारत योजना और अटल पेंशन योजना। अगर इन चारों में से जाएं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो लोन से संबंधित किस में आएगा? मुद्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जो सूक्ष्म उद्योग होते हैं उनके लिए अगर मुद्रा लोन चाहिए है तो आप इसके तहत ले सकते हैं। इसी प्रकार से अगर जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए एक नई योजना शुरू की गई थी, वो कौन सी थी? मेक इन इंडिया। 2014 में 15 में इसको शुरू किया गया था। और उज्जवल भारत योजना, ये उज्ज्वला योजना से अलग है। उज्जवल भारत योजना है, ये 2008 में शुरू की गई थी। उज्जवल योजना ये अलग हो जाता है। और अटल पेंशन योजना, इसको कब शुरू किया गया था? ये 2016 में हुई थी अटल पेंशन योजना। ये पेंशन से संबंधित है कि मतलब एक तरीके से बीमा वगैरह बना लो, उसके बाद आपको पेंशन की सुविधा मिल जाएगी बाद में। ठीक है। और उज्ज्वला वो योजना अलग है, जो एलपीजी से रिलेटेड है, सिलेंडर वगैरह फ्री मिलते हैं, वो अलग है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करने का अनिवार्य बनाया? तो किसने इसको बनाया था? मतलब जो एमएसपी होता है उसको। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा? कृषि लागत एवं कीमत आयोग। कौन हो जाएगा आपका? कृषि लागत एवं कीमत आयोग। इसके ही द्वारा न्यूनतम मूल्य कितना देना चाहिए या किस प्रकार से करना चाहिए, ये सब किसके द्वारा किया जाता है? कृषि लागत एवं कीमत आयोग, CACP। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब की थी? तो फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत देखो अगस्त में ही होगी। अगस्त में क्यों होगी? जो आपका खेल दिवस है ये कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त को। और इसी दिन मेजर ध्यानचंद जी की जयंती है,
उसी उन्हीं के उपलक्ष्य में खेल दिवस को मनाया जाता है। तो इसी दिन 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया था, इतना याद रखना। अगला है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, ऐसा पूछेगा। और इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी किसको मिला था, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, अल्बर्ट आइंस्टाइन। कौन हो जाएंगे आंसर, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अक्टूबर 2019 में भारत में इनमें से किस दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजाति की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया है। तो कौन है इसमें, हिम तेंदुआ। आंसर क्या हो जाएगा इसका, हिम तेंदुआ। अगला है, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो किस वर्ष घोषित किया गया है आपका, 2008 2008 में इसको घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। तो जो पालघाट दर्रे हैं वो अगर आपसे पूछा जाए तो केरल और तमिलनाडु। तो दो राज्य हो जाएंगे, केरल और तमिलनाडु किससे जुड़े हुए हैं, पालघाट से जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार से महाराष्ट्र और गोवा वाले रीजन में कौन से, भोरघाट। कौन से, भोरघाट है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर दर्रे आपके किधर हैं, उत्तर भारत में, यानी कि हिमालयन रीजन में, और वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनका एक बार रिवीजन कर लेना आप लोग। अगला है, हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो इनमें से कौन सा जो नगर है वो 3 भागों में विभाजित था, आपका धोलावीरा। आंसर क्या हो जाएगा, धोलावीरा, जो 3 भागों में विभाजित था। अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ स्थित है प्रेजेंट में, तो गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में। उसी प्रकार से लोथल भी कहाँ है, गुजरात में। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है आपका, प्रेजेंट में देखा जाए पाकिस्तान में है। और कालीबंगा आपका प्रेजेंट में कहाँ है, राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। हरियाणा में भी आपके राखीगढ़ी और बनावली हैं। यूपी में आलमगीर है। पंजाब में रोपड़ है। तो ऐसे याद रखना आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आंसर सी 1773, यानी कि 1773 में इसकी स्थापना हुई थी, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की। कहाँ, कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए। तो जो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से कितने किए गए थे आपके, टोटल कितने हो गए आपके उस टाइम अगर देखे जाए तो 10। हाँ, वो 10 के 10 ही शामिल किए गए थे। इसमें आपको फैक्ट भी पता होना चाहिए, जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं इनको संविधान में कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के तहत। और ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। और आपसे पूछा जाए जो मौलिक अधिकार हैं उनको किस देश से लिया गया, तो आपका रूस, प्रेजेंट का रूस है। उस टाइम क्या था, सोवियत संघ था, सोवियत संघ। और उस जब जोड़े गए थे तब इनकी संख्या कितनी थी, 10। और प्रेजेंट में पूछी जाए तो इनकी संख्या कितनी है, 11 हो चुकी है। प्रेजेंट में इनकी संख्या कितनी हो चुकी है, 11 हो चुकी है। और आपसे ये कमेटी पूछी जाए कि किसके रिकमेंडेशन से इसको लागू किया गया था, तो कौन थे, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा इसकी रिकमेंडेशन की गई थी, किसकी, मौलिक कर्तव्य की। अगला क्वेश्चन है, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया जाता है। तो इसमें आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, उत्प्रेषण के द्वारा। तो इसमें रिट के बारे में पूछ रहा है वो, चार आपकी 5 प्रकार की रिट्स होती हैं। जैसे आपकी हैबियस कॉर्पस होती है, मैंडामस, सर्ट्यूररी, क्यू वारंटो और प्रोहिबिशन। तो इसमें जो बात हो रही है वो किसकी है, उत्प्रेषण, यानी कि सर्ट्यूररी की। तो सर्ट्यूररी में क्या होता है, जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के अंडर में जैसे मान लो उसके हाई कोर्ट वगैरह में कोई केस लंबित है, और अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो वो क्या करेगा, अपने पास उस केस को स्थानांतरण कर लेगा। यही किसमें दिया है, सर्ट्यूररी में। अगला है, तो याद रखना 5 प्रकार की रिट्स होती हैं, और ये आपका आर्टिकल 32 है, इसीलिए अधिकारों का उपचार भी कहते हैं उसको, आर्टिकल 32 को। अगला है, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, राजस्थान, राजस्थान के नागौर जिले से। राजस्थान के कहाँ से, नागौर जिले से। और अगर सन टाइम पूछा जाए तो 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959। और इसको संविधान का दर्जा कब दिया गया था, संविधान का दर्जा कब मिला था इसको, तो संविधान का दर्जा इसको कब मिला था आपका,
1992 में 73 अमेंडमेंट्स के साथ संविधान का दर्जा मिला था पंचायती राज को। अगर ये पूछा जाए कि पंचायती राज उसमें नीति निर्देशक तत्व में किस आर्टिकल में है, तो आपका 40 में। तो 40 आर्टिकल के तहत ये बताया गया था कि पंचायती राज का गठन किया जाए। तो इतने फैक्ट आप लोग याद रखना, सबसे पहले राजस्थान में इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया है। तो अभी ईडब्ल्यूएस को भी जोड़ लिया गया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो भी हैं उनको जोड़ा गया है। तो ये किस आर्टिकल के तहत जोड़ा गया था, आपका 103 13 आर्टिकल के द्वारा इसको जोड़ा गया 103। अगर आपसे यही पूछा जाए कि टोटल कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं अभी तक, 105। याद रखना कितने हो चुके हैं, 105 टोटल अमेंडमेंट्स अभी तक हो चुके हैं। और जो अभी हाल में हुआ है 105वां, इसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया था कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है या पिछड़ा वर्ग है उसको जो निर्धारित करेगा वो कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। लेकिन इसको फिर से अमेंडमेंट करके जो सरकार है उसने क्या कह दिया है कि इसका जो निर्धारण होगा पिछड़ा वर्ग का वो राज्य सरकार भी कर सकती हैं। ये किस में दिया गया है आर्टिकल, वो अमेंडमेंट्स 105 में। 104 आपको पता होना चाहिए, एससी एसटी को जो आरक्षण मिलता है प्रत्येक 10 साल पे उसको बढ़ा दिया गया है 104 के तहत। 103 में आईईडब्ल्यूएस है, ठीक है। 102 में आपको जो ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग, उनको क्या है संवैधानिक दर्जा मिल गया है। और 101 के द्वारा क्या हुआ था, जीएसटी का निर्धारण हुआ था। इतने आपको याद रखने हैं, ठीक है, 101 जीएसटी। और 100 भी याद रख सकते हो। 100 में क्या था कि जो बांग्लादेश में ज़मीन थी और भारत की ज़मीन थी उसका आपस में बंटवारा हुआ था, उसके बारे में है 100वां अमेंडमेंट्स। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब लागू किया गया था, तो ये भारत की गणतंत्र बनने के बाद 1951 में सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था आपका। कब हुआ था इसका, 1951 में सबसे पहले हुआ था। और ये किससे रिलेटेड था, भूमि सुधार से। एक तरीके से इतना याद रखना, केवल किससे, भूमि सुधार से रिलेटेड था। और इसके अलावा आपके कोई भी कानून है जो संविधान के तरीके से नहीं चलेगा उसको भी किस में डाल दिया जाएगा, इसी संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया था। और इसके साथ साथ 9वीं जो अनुसूची है, टोटल 8 अनुसूची थी, जो 9वीं अनुसूची थी उसको भी किसके द्वारा जोड़ा गया था, पहले संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पश्चिम घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो पश्चिम घाट का सर्वोच्च शिखर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से देखो, अनाईमुडी, मीस पुलिमाला, मसीनागुडी और बागमोन। तो आपको पता होना चाहिए इसमें सबसे ऊंची जो शिखर है वो कौन सी है, अनाईमुडी है। अनाईमुडी है। और ये किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, अन्नामलाई पर स्थित है। कहाँ पर है, अन्नामलाई पर स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो कितनी है, 2696, यानी कि 2696 मीटर है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, 2696 मीटर अनाईमुडी, और जो आपकी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं अगर आपसे पूछी जाए जो डोडा बेटा है, ये जो चोटी है ये कहाँ पर स्थित है, तो नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 2626 मीटर है। कितनी, 2626 मीटर है। इतना आप लोगों को याद रखना है। बाकी आप लोगों को यह भी याद रखना कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको लोगों को पता होना चाहिए K2 है। वो अगर आपसे ये पूछे कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा हो जाएगी। ये दोनों क्वेश्चन आपके कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए याद रखना, सबसे ऊंची K2 और भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। इसके अलावा आपको और भी याद रखना है, जैसे वो चोटी सतपुड़ा है आपकी, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विंध्याचल की, और अरावली, इनकी भी सबसे ऊंची चोटियां आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको देख लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो इनमें से सबसे लंबी पर्वतमाला जो लघुत्तर यानी कि जो लेसर हिमालय पर स्थित है वो कौन सी हो जाएगी आपकी, पीर पंजाल। तो पीर पंजाल जो पर्वतमाला है ये कहाँ पर स्थित है, लघुत्तर हिमालय पर स्थित है। कहाँ पर, लघुत्तर पर्वत पर, हिमालय पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपके जो 7 महाद्वीप आज प्रेजेंट में दिखाई देते हैं उन सबको मिलाकर के क्या बोला जाता था, पेंजिया बोला जाता था। क्या बोला जाता था, पेंजिया। और वहीं अगर पूछा जाए जो आपके 5 महासागर हैं इनको मिलाकर के क्या बोला जाता था, या जितने भी जल से रिलेटेड आपके जलाशय यानी कि सागर हैं, महासागर हैं, इनको मिलाकर के क्या कहते थे, पेंथालसा।
क्या बोला जाता था? पैंथालसा बोला जाता था। और महाद्वीप को पेंजिया बोला जाता। पहले तो यही पता होना चाहिए। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पेंजिया का दक्षिणी भाग है जिसकी उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। तो कौन सा था आपका? गोंडवाना लैंड। तो जो भारत भी है, जो भारत प्राचीन में अगर देखा जाए तो किस भूमि का है? एक हिस्सा है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसी में ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकन महाद्वीप दोनों आते हैं, जिसमें गोंडवाना भूमि। और जो आपकी अंगारा है, ये जो आपका यूरोपियन और यूरेशियन रीजन है, ये आपका रीजन आता अंगारा में। ठीक है। और 33 सागर आपका जो प्रेजेंट में हिमालय है, उसी टाइम जब हिमालयन की शुरुआत हो रही थी बनने में, तो शुरुआत में उस जगह क्या था? 33 सागर था। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीप पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे कहते हैं। तो आपसे अगर ये पूछा जाए, जो दक्षिण में और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में काली मिट्टी है, तो ये सबसे बड़ा रीजन किस में है? डक्कन ट्रैप में है। कहाँ पर है? डक्कन ट्रैप में है। और जो यहाँ पर क्या होता है कि जो पठारी रीजन है और बेसाल्टिक भूमि है, जो लावा से बनी हुई है, मेग्मा लावा से बनी हुई है, यानी कि बेसाल्टिक है। और इसीलिए इसमें कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी पाई जाती है। इसीलिए देखा जाए तो सबसे अधिक कपास भी कहाँ होता है? इसी बेल्ट में होता है, गुजरात और महाराष्ट्र बेल्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी? चिल्का झील है। तो चिल्का झील आपकी दक्षिण में, किसके दक्षिण में स्थित है ये पूछ रहा है, तो किस में? महानदी। तो महानदी आपकी कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और इसी के दक्षिण में चिल्का झील, यानी कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या है? चिल्का झील है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। तो किस वर्ष बने थे? आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। तो ये कब बने थे? सबसे पहली बार 1938 में। और ये कौन सा सेशन था? हरिपुरा सेशन था। कौन सा सेशन था? हरिपुरा सेशन था। तो इसमें बने थे। और इसके बाद 1939 में भी जो अगला सेशन था, उसमें क्या हुआ था? जो आपके इलेक्शन हुए थे पहली बार, और इसमें जो त्रिपुरी सेशन कहते हैं, इसमें गांधी जी की तरफ से पट्टाभी सीतारामैया खड़े हुए थे और सुभाष चंद्र बोस। इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, लेकिन वो कुछ साल, महीनों के लिए ही इसके अध्यक्ष रहते हैं। इसके बाद जो पूर्ण पूर्ण कार्यकाल किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया जाता है। इतना याद रखना, उसको ही क्या कहते हैं? त्रिपुरी सेशन कहा जाता है 1939। तो हरिपुरा में सबसे पहले थे 1938, उसके बाद त्रिपुरी। दोनों आपके क्या हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपनी खुद की पार्टी बना ली थी, फॉरवर्ड ब्लॉक, 1938 में। फिर ये यहाँ से फिर विदेश में चले जाते हैं, जर्मनी, जापान, सिंगापुर। और यहाँ से या आज़ाद हिंद फौज, जो रास बिहारी बोस के द्वारा गठित की जाती है, उसके ही वो आगे चल करके अध्यक्ष बन जाते हैं। और उसका जो नाम रखते हैं वो क्या हो जाता है आपका? आज़ाद हिंद सरकार। तो ये इनसे रिलेटेड है, सुभाष चंद्र बोस से। और इनकी 1945 में डेथ हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? तो कब किया था आपका? 19, इसमें ऑप्शन के हिसाब से 09, 1610, 1612 और 1618। तो जो, अगर ये सब, ये भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो कहाँ की थी? सूरत में। और कब की थी? 1612 में। तो आंसर के हिसाब से भी, और पराजित भी कहाँ किया था? 1612 में ही पराजित किया था सूरत। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, आरएफपी। आरएफपी का पूरा नाम क्या है जिसका उपयोग आईटी सेक्टर में, तो इतना आपको पता, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? आरएफपी। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। इसका फुल फॉर्म क्या है? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। तो इतना याद रखना, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इसका फुल फॉर्म है। अगला है, बड़ा इमाम बाड़ा। आपसे पूछे कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। इतना याद रखना, बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ। अगला है, निम्नलिखित में से किसे शेर ए वलिया कहा जाता था? तो शेर ए वलिया आपके कौन थे? चित्तू पांडे। कौन थे? चित्तू पांडे थे शेर ए वलिया। इन्होंने अपनी एक सरकार का भी गठन कर दिया था 1942 में, जो उसको समांतर सरकार भी कहा जाता था। इन्हीं के द्वारा किया गया था 1942 में, जब आपका भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा बांध कहाँ पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर बनाया गया है। बेतवा नदी पर बनाया गया है परीक्षा बांध। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त रूप
प्रांत के रूप में जाना जाता था। इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया? तो उत्तर प्रदेश का नाम इसको 1950 में दिया गया। और 1950 में दिया गया इसको, किसका नाम? उत्तर प्रदेश का। इतना याद रखना, 1950। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहला राज्यपाल कौन था? हौर मसजी फिरोज शाह मोदी। कौन थे? हौर मसजी फिरोज शाह मोदी पहले राज्यपाल थे। और महिला, मतलब उत्तर प्रदेश बनने के बाद पहले राज्यपाल आपकी कौन थी? डॉक्टर वो सरोजनी नायडू जी थी। कौन थी? सरोजनी नायडू जी। और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और अगर आपसे ये पूछा जाए महात्मा किसने कहा था इनको, तो महात्मा इनको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। उसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी इनको? बारदौली की जो महिलाएं थी उनके द्वारा मिली थी। और लाला लाजपत राय, इनकी भी देहांत हो गया था। जो लाठीचार्ज हुआ था साइमन कमीशन की वजह से, जो लाठीचार्ज हुआ था लाहौर में, उसमें इनका देहांत हो गया था। और याद रखना, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि का हस्ताक्षर किया था? तो कब किया था पहली बार? 1809 में। याद रखना कब? 1809 में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। इसके अलावा इन्होंने आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। कब? 1950 में। और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जानते होंगे, इन्होंने आपका वैदिक अ, शुरुआत की थी। और वेदों की तरफ लौटो इन्होंने कहा था। और सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम है। और इसी प्रकार से राजा राम मोहन राय जी की पुस्तक का नाम संवाद कौमुदी है। स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते होंगे, इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की मिशन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से थाने तक भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष चली थी? यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी? तो आपको आंसर पता भी होगा, ये तो बहुत सिंपल है, 1953 में। कब चली थी? 1953 में। तब आपके गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। आप लोग भी इसमें पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया करना और उसमें खुद अपने से सॉल्व करने की कोशिश करना। इससे क्या हो कि आपका भी एक रिवीजन हो जाएगा, जिससे क्वेश्चन टैकल करने की चीज़ें भी पता चलती रहेंगी आप लोगों की, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो जो सबसे पहले डाकघर स्थापित किया गया था वो आपका बॉम्बे में था। कहाँ पर? बॉम्बे में था। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो जो मार्ले मिंटो सुधार आपका कब आया था? 1909 में आया था। कब? 1909 में आया था, याद रखना। और इसी में पहली बार जो कम्युनल अवार्ड की तरह मुसलमानों को अलग से वोटिंग राइट्स दिए गए थे। वो अपने खुद के प्रतिनिधि को चुन सकते थे। और यहीं से एक तरीके से देखा जाए हिंदू मुस्लिम में जो एकता थी उसको, मतलब विघटन किया गया था। कब से? मार्ले मिंटो सुधार। तो ये सुधार तो नहीं था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बेल्लौर विद्रोह कब हुआ था? तो जिस प्रकार से 1857 का विद्रोह हुआ, उसी प्रकार से एक शुरुआत कहाँ से हुई थी? बेल्लौर। और ये कब हुआ था? 1806 में। आंसर याद रखना, 1806 में बेल्लौर विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान आपका केरल राज्य में स्थित है। तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उसकी एक वीडियो बनी हुई है। अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत हो, और राष्ट्रीय उद्यान से एक पिछली बार दोनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग इसकी रिवीजन जरूर करके जाना। इसका एक वीडियो डला हुआ है, 5 मिनट का है, तुरंत रिवीजन हो जाएगा। आप लोग वहाँ से उसका जरूर करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आजैविक नहीं है? आजैविक नहीं है। तो जैविक घटक होते हैं और आपके आजैविक घटक होते हैं। तो इसमें से वो पूछ रहा है आजैविक नहीं है, तो यानी कि जैविक पूछ रहा है। तो इसमें से जैविक कौन है? तो जैविक आपका कौन हो जाएगा? कवक हो जाएगा। और आपसे अगर आजैविक पूछा जाए तो आपसे पानी, मृदा, हवा, ये कैसे हैं? आजैविक हैं। और जैविक आपका कवक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी नाम से भी जानी जाती है? उत्तर पिनाकिनी के नाम से पेन्नार नदी को जाना जाता है। तो एक उपनाम है क्या? उत्तर पिनाकिनी। ठीक है। बाकी यहाँ पर दक्षिण भारत की नदी देखी जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट नदी कौन सी है? कावेरी नदी है। और ये जो इसका उद्गम होता है ये ब्राह्मणी ब्राह्मणी की पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ से होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, सॉरी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है कावेरी। अगला है अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आपसे ये पूछा जाए कि किस नाम से जाना जाता है इसको, अंगूर की खेती को, तो विटी कल्चर के नाम से जाना जाता है। विटी कल्चर याद रखना, विटी कल्चर अंगूर है। इसी प्रकार से अगर आपसे ये पूछा जाए पिसी कल्चर, तो पिसी कल्चर आपका मत्स्य पालन, क्या है? मत्स्य पालन है। और सेरीकल्चर आपका रेशम कीट, और हॉर्टिकल्चर बागवानी है। तो याद कर लेना इनको भी, पिसीकल्चर मत्स्य। अगला क्वेश्चन है खादर और भंगर, खादर और भंगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? तो ये एक तरीके से जलोढ़ मिट्टी है और नवीन मिट्टी होती है। जब आपकी बाढ़ वगैरह आती है तो जो मिट्टी बनकर के तैयार होती है वो कौन सी होती है? खादर। और यही सबसे उपजाऊ मिट्टी भी होती है। कौन सी? जलोढ़। तो याद रखना खादर एवं भांगर। अगला क्वेश्चन है तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जो तनामी आपका रेगिस्तान है ये चीन में स्थित है। कहाँ पर? चीन में स्थित है। अगर ऑस्ट्रेलिया का पूछा जाए रेगिस्तान तो कौन सा है? गिब्सन है। ऑस्ट्रेलिया का गिब्सन है। और भारत का अगर पूछा जाए तो भारत में आपका सहारा, वो सॉरी कौन सा है? थार रेगिस्तान है। कौन सा? थार रेगिस्तान है। और अफ्रीका में पूछा जाए तो कौन सा है? सहारा रेगिस्तान है और कालाहारी। दो याद रखना, सहारा और कालाहारी अफ्रीकन रीजन में है। चीन में तनामी और ऑस्ट्रेलिया में, ओ सॉरी, तनामी ऑस्ट्रेलिया में है, चीन में गिब्सन है। सॉरी यार, तनामी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में याद रखना, और चीन में गिब्सन है। अगला क्वेश्चन है मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो प्रेजेंट में वो पूछ रहा है मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। टोटल कितने हो गए हैं अब? 11 हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है, 24 जनवरी 1954। अगला क्वेश्चन है कीथम झील कहाँ पर स्थित है? तो कीथम झील आपकी आगरा में स्थित है। कहाँ पर? कीथम झील, सुर सरोवर इसी को कहते हैं, कीथम झील, सुर सरोवर। और इनको ही अब आर्द्रभूमि रामसार साइट में शामिल कर लिया गया है। किसमें? रामसार साइट में। तो टोटल रामसार साइट उत्तर प्रदेश में 10 हैं और लेटेस्ट में इसमें हैदरगढ़ को जोड़ा गया है। वो कहाँ पर स्थित है? आपकी मेरठ में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? फलकनुमा पैलेस का घर कौन सा है इनमें से? तो पैलेस इसमें से कौन सा है? हैदराबाद। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? तो ये किस पुलिस का एक लोगो है, मोटो है? उत्तर प्रदेश पुलिस का है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस, ये ठीक है उत्तर प्रदेश है, 3G 4G और 5G, ये जो मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का अर्थ क्या है? तो वो जी की फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इस जी का फुल फॉर्म क्या होता है? गीगाबाइट। क्या क्या नहीं, जनरेशन होता है, वही तो जनरेशन होता है। ठीक है। गीगावाट तो आपका एक जो मोबाइल में यंत्र इंटरनेट की सेवा में किस प्रकार से इंटरनेट को बड़ा चीज़ें आगे बढ़ती हुई जाती उसमें जाता है। कंप्यूटर की एक भाषा हो सकती है उसकी, तो उसको गीगावाट कहते हैं। जनरेशन याद रखना, जनरेशन। ठीक है। तो 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? आर्यभट्ट था। ये तो पता होगा आप लोगों को। पहले सैटेलाइट का नाम क्या था अंतरिक्ष यान का? आर्यभट्ट था। अगला क्वेश्चन है खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है? तो जो खट्टे फल का मतलब क्या हुआ? विटामिन सी से रिलेटेड हो जाएगा। और इससे बीमारी जो सही होने की बात हो रही तो स्कर्वी होगा इसका, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से रोग भी आपका कौन सा होता है? स्कर्वी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से ऑप्शन के हिसाब से देखो, द्रव अवस्था ठोस अवस्था में बदल जाती है,
यानी कि जो द्रव अवस्था है, जो लिक्विड है वो किस में, ठोस में। गैसीय अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाती है। ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाती है। द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाती है। तो वाष्पीकरण का मतलब क्या हुआ, द्रव अवस्था लिक्विड ही होता है और उसमें चेंज किस में हो जाता है, वाटर वेपर। वाटर वेपर आपकी क्या है, गैस है। और आपकी जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें अगर देखा जाए तो सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है, वाटर वेपर की होती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो आंसर डी हो जाएगा, द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके परमाणु स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आती है। तो पानी की किसके स्वरूप आती है, यानी कि गंदे पानी का सही से निपटान ना करना ही इसके तहत क्या होता है, पानी की गुणवत्ता में कमी आती है। हालांकि आपके वनों की कटाई, जल संसाधनों का गलत वितरण, अत्यधिक जनसंख्या, ये सब एक कारण हो सकते हैं, लेकिन वो गुणवत्ता में कमी नहीं करेंगे। लेकिन पानी में कमी हो सकती है, जल स्तर में कमी हो सकती है इनके कारण। लेकिन जो गंदगी होती है वो गंदे पानी का सही से निपटान नहीं होता, उसके कारण हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस है, इसकी जो क्या पूछ रहा है, एसआई यूनिट पूछ रहा है। तो जो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, पास्कल होगी, प्रतिबल स्ट्रेस की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा हीट का मापन के लिए किया जाता है। तो इसमें से कौन सी हो जाएगी, कैलोरीमीटर। कौन सी हो जाएगी, कैलोरीमीटर की इसमें आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है, कैलोरीमीटर का। अगला क्वेश्चन है, एक नाविक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं। तो इसमें से ऑप्शन है, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रबल नाभिकीय बल। यानी कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधते हैं वो कौन से बल होते हैं, प्रबल नाभिकीय बल होते हैं। न्यूक्लियस प्रबल नाभिकीय बल होते हैं। कौन सा, प्रबल नाभिकीय बल। डी आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रोटेनियम, डेयोट्रियम और ट्रीटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा जाता है। तो आइसोटोप, आइसोबार, आइसोमर और आइसोकोर। तो इसमें से जो टॉप पर होते हैं, ऊपर साइड होंगे आइसोटोप, तो आइसोटोप रखे जाते हैं। इतने से ही याद कर सकते हो, आइसोटोप होते हैं ये सब, कार्बन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है। क्षारीय तो अम्लीय और क्षारीय होता है। तो इसमें से क्षारीय कौन होता है, जो 7 से ऊपर चला जाएगा वो क्षारीय है। तो इसमें से 10 होगा। और जो 7 से नीचे होते हैं ये आपके क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो जो आपका रक्त है उसका जो पीएच मान क्या होता है, 7.4, ये भी क्षारीय होता है। तो 7 से ऊपर आपके क्षारीय और 7 से नीचे अम्लीय। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ध्वनिक पदार्थ है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा ध्वनि अगर किसी से पूछ रहा है कि कौन काम करेगा, तो लोहा करता है। और इससे टकराने के बाद लोहा आवाज़ वापस भी आएगी और आवाज़ में पैनापन भी आता है। लेकिन लकड़ी, पानी और रबर ये अवशोषित कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन दो प्रकार की होती हैं, जल में घुलनशील और आपकी वसा में घुलनशील होती हैं। वसा में घुलनशील होती हैं। तो जो जल में होती हैं वो कौन कौन सी हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। और जो वसा में घुलनशील होती हैं, विटामिन ए, विटामिन नहीं सॉरी हाँ, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, यानी कि कीड़ा। विटामिन ए, डी, ए, के। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन नहीं पूछ रहा है। निम्नलिखित में कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है। तो इसमें जल में घुलनशील का आंसर ए होगा, सी। लेकिन इसमें ए दिया, ये गलत है। इसमें कौन सा होगा, विटामिन ए, विटामिन सी होता है जो जल में घुलनशील है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। तो सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा इनमें से अगर ऑप्शन के हिसाब से जाओ, स्टैनली वाल्डेन, चैम्बरलैन, विंस्टन चर्चिल और रैम से मैकडोनाल्ड। तो इसको क्या कहा भी किया जाता है, राम से मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड। तो किसके द्वारा दिए गए थे, जेम्स और राम से मैकडोनाल्ड्स के द्वारा। और इसमें क्या बताया गया था, जो आपके दलित लोग होते हैं, हरिजन लोग होते हैं, उनको अलग से वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे और वो अपना खुद का प्रतिनिधि चुनेंगे, खुद के द्वारा चुनेंगे। तो इसके लिए ही आपका, फिर आपने सुना हो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। और जब पूना पैक्ट होता है तो इसमें अंबेडकर जी और गांधी जी के मध्य होता है पूना पैक्ट। और इसके द्वारा ही फिर आपको दलितों को आरक्षण मिलना शुरू हो जाता है, आरक्षण।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिरे जाने पर गोली मार ली थी? तो अपने आप को खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली थी। और ये पार्क फेमस भी है आपका कहाँ पर? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। और इस इलाहाबाद के पार्क को क्या कहा जाता है? अल्फ्रेड पार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्फ्रेड पार्क कहा जाता है। और इलाहाबाद की ये जो सेंटर है इलाहाबाद, उसके मध्य में स्थित है। और अगर देखा जाए तो ये लगभग कम से कम 100 या 200 एकड़ में फैला होगा लगभग। इसकी बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल में है। तो इसको क्या कहते हैं? अल्फ्रेड पार्क भी कहा जाता है और आज़ाद पार्क भी कहते हैं। इन्हीं के नाम पर हो गया है ये पार्क, आज़ाद पार्क। और ये कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में स्थित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो अरब सागर में इनमें से कौन सी नदी जाती है? तो अगर ऑप्शन के हिसाब से जाओ तो नर्मदा आंसर हो जाएगा। कौन सा? नर्मदा। देखो ज़्यादातर जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं यानी कि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, उनका जो ढलान होता है वो पश्चिम से लेकर के पूरब की तरफ होता है, इधर साइड चलती हैं। तो जो ज़्यादातर नदियां होती हैं वो कहाँ जाती हैं? आपकी बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। लेकिन एक जो प्रसिद्ध नदी है आपकी, कौन सी? नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी ही मात्र ऐसी नदी है जो बड़ी नदियों में देखा जाए कहाँ पर जाती है? आपकी अरब सागर में जाती है। ये क्यों होता है? इसका एक बीच है बेली बनाती हुई, यानी कि उसको घाटी भी कहते हैं, वो बनाती हुई किसके? दो नदियों के मध्य। कौन कौन सी? वो दो पहाड़ियों के मध्य बनाती है, यानी कि सतपुड़ा और विंध्याचल। यानी कि विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य से ये बहती हुई निकल जाती है। इसके लिए जो इसका जो ढलान है वो किधर हो जाता है? आपका पश्चिम एरिया में हो जाता है। इसलिए नर्मदा नदी ही एकमात्र नदी है जो अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा और भी है, माही नदी है, साबरमती नदी है, वो छोटी छोटी नदियां हैं। लेकिन बड़ी नदियों में आपकी कौन सी है? नर्मदा नदी। लूनी नदी है उसी प्रकार से, वो स्थल खंड में ही समाप्त हो जाती है, लूनी नदी। और लूनी नदी को ही खारे पानी की नदी भी एक तरीके से कहा जाता है, यानी कि लवड़ीय नदी कहा जाता है लूनी नदी को। और माही नदी है एक आपकी, वो क्या करती है? एक कर्क रेखा को दो बार काटती है। कौन सी? माही नदी। ये याद रखो। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। और पता भी होगा कि गोदावरी ये निकलती कहाँ से है, और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कावेरी और नर्मदा। नर्मदा आपकी अमरकंटक से निकलती है। गोदावरी आपकी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर नासिक से। और कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। और कावेरी नदी आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। तो चारों का उद्गम क्षेत्र भी पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी दक्षिण भारत की नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? भद्रा वन्यजीव अभयारण्य इसमें से कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व तो सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी कि डेंसिटी पूछ रहा है। तो सबसे कम आपकी डेंसिटी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। आंसर डी सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। इसमें पूछा जाए तो टोटल कितनी है? 7। यानी कि 1 किलोमीटर पे मात्र 17 लोग रहते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर पर। ठीक है, 17 लोग रहते हैं। और सबसे अधिक पूछा जाए यहीं पर तो कौन हो जाएगा? आपका बिहार। बिहार में सर्वाधिक क्या है? आपका जनघनत्व बिहार में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? डेन्यूब नदी। ठीक है। और ये डेन्यूब नदी आपकी किस नदी में कहाँ से उद्गम करता है? ये जर्मनी से करता है। कहाँ से? जर्मनी से करता है। और डेन्यूब नदी के किनारे लगभग 9 देश स्थित हैं, मतलब जो बहती हुई जाती है 9 देशों से। और इसके किनारे पर 4 राजधानियां स्थित हैं, 4 राजधानियां इसके किनारे पर स्थित हैं, ये भी याद रखना। यूरोप की। अगला है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में ही सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया है। एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा। ठीक है। और भविष्य का महाद्वीप किसको कहा जाता है? अफ्रीका को। अंध महाद्वीप भी अफ्रीका को कहा जाता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए सबसे अधिक देश कहाँ पे, तो ये भी कहाँ पर है? अफ्रीका में, 54। ठीक है। इतना ही याद रखना। अगला है, चमेरा बांध किस नदी पर स्थित है? तो चमेरा बांध रावी नदी पर स्थित है। कहां पर है? रावी नदी पर चमेरा बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गैलेरेस गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो गैलेरेस ज्वालामुखी कोलंबिया में स्थित है। कोलंबिया में स्थित है। इसी प्रकार से जो इटली में है, स्ट्रेम्बलो जो ज्वालामुखी है, इसको भूमध्य सागर का लाइट भी कहा जाता है, ज्वाला भी कहा जाता है। स्ट्रेम्बोली को स्ट्रेम्बोली स्ट्रेम्बोली है। ठीक है। और हवाई द्वीप में कौन सा स्थित है? हेलेंस हेलेंस ज्वालामुखी स्थित है हवाई द्वीप में। तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, थोरे थोसेघर थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल
मानव की आबादी क्या है। तो जो गोलार्ध हैं दो भागों में होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और इसको जीरो से बांटा जाता है, ये भूमध्य रेखा है। और ऊपर जो 23 से जाती है वो कर्क है, और नीचे जो दक्षिण में जाती है वो 23 से वो क्या है, मकर रेखा है। तो जो सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। और लगभग इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 90%। तो ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो आपकी उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि जो ज़्यादातर देश भी आपके कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और जो दो सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश हैं, पाकिस्तान, वो भारत और चाइना, ये भी कहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। इसके अलावा पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ये सब आपके उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनोनीत और सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। तो कुल संख्या कितनी होती है मनोनीत की, 12। ये किसके द्वारा किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। ये चार चार क्षेत्र से आते हैं, कौन कौन से, सामाजिक, कला, विज्ञान और क्या नाम, शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, तो चार आते हैं टोटल। अगर पूछा जाए राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कुल कितनी है, 250। वर्तमान में पूछा जाए 245। ये सब याद रखना। और सबसे ज़्यादा क्या है, उत्तर प्रदेश में 31। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास होती है। यानी कि सत्र को खत्म करना, सत्र को चलाना, ये सब राज्यपाल के हाथ में होता है। शुरू करना और उसको खत्म करना, यानी कि सत्रावसान करना, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार पंचायत के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है। तो हर 5वें वर्ष के समाप्ति के बाद किया जाता है। तो जैसे केंद्र में होता है वैसे ही आपका राज्य में होता है। केंद्र में जो वित्त आयोग गठन होता है वो आर्टिकल 280 के तहत होता है। बस इतना याद रखना। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति कितने आर्टिकल के तहत है। तो इसमें कौन सा अनुच्छेद होता है जो अध्यादेश आता है इसके लिए, आर्टिकल 123। तो आर्टिकल 123 याद रखना। वहीं अगर राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति पूछा जाए तो आर्टिकल 213। कौन सा, आर्टिकल 213। दोनों याद रखना, 130 और 213। अगला क्वेश्चन है, रामचरित्र मानस मानस का कौन सा कांड या अध्याय सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा कौन सा अध्याय है, किष्किंधा कांड है। किष्किंधा जो बल नाली रज राजा बलि और उनका सुग्रीव का कांड, किष्किंधा कांड है, उसी के ऊपर। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए, भारत में पहला स्थान है। और आलू अनुसंधान आपका मुख्यालय कहाँ पर है, शिमला में। इतना याद रख लेना, बस बहुत है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछोछा दरगाह शरीफ स्थित है। किछोछा दरगाह शरीफ कहाँ पर स्थित है, अंबेडकर नगर में स्थित है। कहाँ पर, अंबेडकर नगर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है। सोहर लोकगीत का गायन कब किया जाता है, जब बच्चों का जन्म होता है। तो कब गाया जाता है, बच्चों के जन्म होने पर इसको गाया जाता है, सोहर गीत। अगला क्वेश्चन है, लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो आप लोगों को पता होगा, बरसाना। यानी कि ये पूरा ही क्षेत्र है, मथुरा वृंदावन, लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा उसने पिन पॉइंट पूछा है तो बरसाना होगा। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह किसका है। तो मिट्टी की बारात शिव मंगल सुमन जी की है। किसकी, शिव मंगल सुमन जी की है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या अगर पूछी जाए तो कहाँ पर है, इलाहाबाद में स्थित है। सर्वाधिक जनसंख्या इलाहाबाद में स्थित है। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान देने के लिए दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। तो जो दान में देते थे ये भूमि, उसको क्या कहते थे, पल्ली छांदम। क्या कहते थे, पल्ली छांदम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी। तो तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी, गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी नींव रखी थी, तुगलक वंश की। हाँ ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। बाकी आप लोगों को दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन भारत में एक वीडियो डला है, वहाँ पढ़ा चुके हैं। और आपको पता होना चाहिए दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई थी, 1206 में हुई थी। सबसे पहले गुलाम वंश आते हैं 1606 में। इसके बाद आपका खिलजी वंश आता है 1290 में। खिलजी वंश के बाद 1320 में आपका कौन आएगा, तुगलक वंश आएगा। 1320 में तुगलक वंश। और तुगलक वंश आपका कब तक चलेगा, 1414 तक चलेगा। और 1414 में कौन आएगा आपका, सैयद वंश आएगा 1414 में। फिर 1451 तक ये चलेगा। और 1451 में कौन आएगा, लोधी वंश आएगा। और ये 1451 से 1526 तक चलता है। और 1526 में आपका कौन आ जाएगा, मुगल वंश की स्थापना हो जाएगी। तो आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक राज्य किसने किया था, तो सबसे अधिक तुगलक वंश ने किया था। और सबसे कम पूछा जाए तो खिलजी वंश ने किया था। इतना आपको पता।
ठीक है, अगला को देखते हैं हम लोग। तो निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो ये आप लोगों को पता होगा, जिसकी जिंदगी ही गिरते गिरते हुई रही, तो वो कौन थे? आपके हुमायूं। भागते गिरते हुए जिन्होंने जिंदगी जी, और वो उनकी मृत्यु भी कैसे हुई? गिरते हुई हुई। तो ये कौन थे? आपके हुमायूं थे। हुमायूं के बारे में आपको जानकारी हो तो जैसे 1530 में राजगद्दी पे बैठे, और 1540 में इनको राजगद्दी से हटा दिया जाता है। कौन हटा देता है? शेरशाह सूरी। दो युद्ध होते हैं, एक चौसा का युद्ध 1539 में, और बिलग्राम का युद्ध 1540 में। इन दोनों युद्ध में इनकी पराजय होती है, और यहीं से स्थापना किसकी होती है? सूरी वंश की स्थापना होती है। फिर ये दोबारा आते हैं, और दोबारा फिर ये जीत करके मुगल शासन की स्थापना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो चमड़ा व्यवसाय अगर इन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आंसर कानपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कानपुर, चमड़ा व्यवसाय। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ताजमहल होगा, तो ताजमहल आपका आगरा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। ठीक है, आंसर आगरा हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकार यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यानी कि इसका फुल फॉर्म किसका है? यूपीएसआईडीए। यूपीएसआईडीए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यानी कि आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास गुरुत्वाकर्षण नहीं है? तो गुरुत्वाकर्षण किसके पास नहीं होता? इन तीनों के पास है, पृथ्वी, शुक्र और शनि। अगर किसके पास नहीं होता? जो सैटेलाइट छोड़ी जाती हैं, जो लोगों के द्वारा यहाँ से जो अंतरिक्ष यान में सैटेलाइट छोड़ी जाती है, उनके पास अपना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है? तो यकृत में संचित होगा तो वो जो वसा युक्त होगा, तो वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑप्शन ऑप्शन ए के हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है ये। अच्छा अच्छा, मतलब कि ये पूछ रहा है कि बसा युक्त ही पूछ रहा है एक तरीके से। आंसर क्वेश्चन ही क्या है? बसा युक्त पूछ रहा है। तो इसमें से तीनों ही बसा युक्त हैं, फैट वाली। तो कौन कौन सी? विटामिन के, डी, ई, तीनों आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है, फर्रुखाबाद कला का पर्याय बन गया है। फर्रुखाबाद कला का पर्याय बन गया है, तो इसमें से कौन सी कला है जो फर्रुखाबाद में सबसे अधिक चलती है? मिट्टी के बर्तनों में, हाथ की छपाई। इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा? हाथ की छपाई। फर्रुखाबाद में जो कला सबसे ज़्यादा चलती है वो कौन सी है? हाथ की छपाई। ठीक है, याद रखना, क्योंकि पेपर भी वहीं देने जा रहे हो आप लोग। कहाँ पर? फर्रुखाबाद में। तो यहाँ पर क्या है? हाथ की छपाई। मतलब जो मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट के हैं वो लोग कहाँ जा रहे हैं? फर्रुखाबाद में पेपर देने जा रहे हैं, तो हाथ की छपाई इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो भातखंडे जो संगीत संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत दिया था? तो वेल्थ ऑफ उसका वेल्थ ड्रेन ऑफ वेल्थ का किसने दिया था? दादा भाई नेहरू जी ने दिया था। तो दादा भाई नेहरू जी इसके हैं, इन्होंने क्या दिया था? धन की निकासी का सिद्धांत दिया था। अगला है, गुरु ग्रंथ साहिब की संकलन को प्रमाणित किया गया था। तो किसके द्वारा प्रमाणित किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। किसका? जो संकलन किया था गुरु ग्रंथ साहिब का, जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनके द्वारा किया गया था। और इसमें से जो गुरु अंगद थे, ये आपके दूसरे नंबर के गुरु थे। इन्होंने क्या किया था? जो गुरु लिपि है, यानी कि जो सिख धर्म में जो लिपि का यूज होता है, गुरुमुखी लिपि का, इसका जो संकलन किया था वो किसने किया था? गुरु अंगद जी ने किया था। ये कौन से नंबर के गुरु थे? दूसरे नंबर के। और गुरु गोविंद सिंह आपके 10वें नंबर के थे, और गुरु नानक जी आपके पहले थे। स्थाई बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था। तो स्थाई बंदोबस्त सबसे पहले यहाँ पर कहाँ पर शुरू किया गया था? बंगाल और बिहार। बंगाल और बिहार में स्थाई बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था, परमानेंट सेटलमेंट। ये 3 प्रकार के हुए थे, रैयतवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त और महालवाड़ी। तो अगर आपसे पूछा जाए रैयतवाड़ी सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो ये आपका जो मद्रास वाला रीजन है वहाँ पर हुआ था। महालवाड़ी पूछा जाए तो ये पंजाब और उत्तर भारत में हुआ था। ये तीनों याद रखना आप लोग।
सिक्किम में निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो जो सिक्किम है वो किसके साथ सीमा साझा करता है? नेपाल, भूटान और चीन, इन तीनों के साथ करता है कौन? सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल इसमें से कौन सा हो जाएगा? अ, सहारा मरुस्थल होगा इसमें से। सहारा मरुस्थल होगा। कालाहारी भी क्योंकि अफ्रीका में है तो सहारा भी होगा। हाँ, सहारा ही है सबसे। और कालाहारी भी, दोनों ये कहाँ पर है? अफ्रीका में है। गोबी मरुस्थल ये आपका चाइना और मंगोलिया के बीच में स्थित है। थार तो आपका भारत में। ये चारों पे याद रखना। अगला है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? तो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद आपकी शाहजहां के द्वारा बनाई गई थी। शाहजहां के द्वारा बनाई गई थी क्या? दिल्ली की। और शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में स्थित है। अकबर के बारे में आपको पता होगा, अकबर ने क्या किया था? सिकंदराबाद, ये आपका जो सिकंदरा, इसकी इसमें इसका मकबरा है, मतलब जो अंतिम उसका वो है। सिकंदरा आगरा में स्थित है। और फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया था इसने। यहीं पर क्या है? बुलंद दरवाजा स्थित है। बुलंद दरवाजा इसने गुजरात विजय को उपलक्ष्य में लगवाया था। और शेरशाह आपका सासाराम। अगला है, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भारत के द्वारा कवर किया जाता है? तो भारत के द्वारा पूरा क्षेत्रफल कितना है? 2.4। तो 2.4% हम लोग क्षेत्रफल को कवर करते हैं पूरे विश्व का। मसाई जनजाति के लोग लंबे, बहुत गहरे भूरे रंग के त्वचा वाले होते हैं जो ज़्यादातर में पाए जाते हैं। तो ये आपके ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका रीजन में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। वो भी कहाँ पर? ईस्टर्न अफ्रीका में पाए जाते हैं। पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? ऑपरेशन फ्लड के जनक इसमें से, फ्लड किसके लिए था? ये दुग्ध के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए था। तो इसमें कौन हो जाएंगे आपके? डॉक्टर वर्गीस कुरियन हो जाएंगे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसी प्रकार से जो एम स्वामीनाथन थे, ये किस लिए थे? हरित क्रांति के जनक भारत में। और विश्व में पूछा जाए हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे, ये मैक्सिको के थे। कोलार सोने की खान स्थित है। कोलार सोने की खान आपकी कर्नाटक में स्थित है। कोलार कर्नाटक। KFC, KGF, सॉरी, KGF। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती परियोजना इनमें से किस, चिनाब नदी पर स्थित है। दुलहस्ती परियोजना आपसे पूछ लिया है कहाँ पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। इतना ही याद रखना, दुलहस्ती परियोजना। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं? तो ग्रीन हाउस गैसेस इसमें से मीथेन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों है। मीथेन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है। किस फसल की खेती के लिए जलाक्रांति की आवश्यकता होती है? जलाक्रांति की आवश्यकता इसकी इनमें से किस फसल के लिए होती है? चावल के लिए होती है। आप लोगों को पता होगा जल की सबसे ज़्यादा जरूरत केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। तो विकास व्यय में, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल कौन नहीं है? रक्षा व्यय। रक्षा व्यय नहीं है इसमें शामिल। इतना याद रखना। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन के द्वारा होता है जिसका नाम क्या है? तो आपको पता है कि जो हीमोग्लोबिन काम भी क्या करता है? ये ऊर्जा देने का ही काम करता है, प्रोटीन का प्रवाहित करता है उसमें। और हीमोग्लोबिन यानी कि प्रोटीन बनाता है, और खून से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। रक्त सही रहता है, बहुत तापमान सही रहता है। अंतर्राष्ट्रीय गमन, माइग्रेशन क्या है? तो मतलब एक देश से दूसरे देश में जाना, देशों के बीच में लोगों का संचलन हो रहा है, एक देश से दूसरे देश में लोग जाएं। ठीक है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु आप लोगों को पता होगी 25 वर्ष होती है। लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35, ये पता हो। और ग्राम पंचायत के लिए 21। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान बनाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946 में मनाया गया। और इसके अलावा चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा घटना आपकी कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को हुई थी चौरी चौरा घटना। 5 फरवरी 1922। प्रायद्वीप, प्रायद्वीपी भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो कन्याकुमारी, प्रायद्वीपी का दक्षिण छोर जो कन्याकुमारी है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, क्योंकि पूरा भारत ही कहाँ है? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो आंसर आपका भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई? तो कहाँ पर हुई थी? रंगून में हुई थी। तो यहीं पर इनका क्या है? मकबरा है।
सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आप लोगों को पता होगा, मुख्य आंदोलन क्या था? नमक के विरुद्ध, जो नमक के लिए कानून बनाया था उसको तोड़ना था। यहीं पर आपका क्या हुआ था? डांडी मार्च हुई थी। कब से शुरू हुई थी? 12 मार्च से शुरू हुई थी और अंतिम कहाँ खत्म हुई थी? 6 अप्रैल को खत्म हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिक्रषणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई? तो ये आपकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्थापित की गई हैं। जो मथुरा रिफाइनरी वगैरह है, ये किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा स्थापित की गई हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा गया? तो अगर संविधान की आत्मा पूछा जाएगा तो आपका आंसर प्रस्तावना हो जाएगा। संविधान की आत्मा प्रस्तावना हो जाएगा। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मूल अधिकारों की आत्मा किसको कहा था? तो आर्टिकल 32 अधिकारों के उपचार को कहा था। किसको? अधिकारों के उपचार को कहा था। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मणों किस ब्राह्मण का मूल पाठ है? तो किसका मतलब किस वेद का पूछ रहा है? तो ये यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं। कौन कौन? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ दर्ज की गई? तो उच्चतम वार्षिक वर्षा आप लोगों को पता होगी, मानेसराम मेघालय में है। एनपीपी का क्या अभिप्राय है? तो एनपीपी का अभिप्राय क्या है? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल पॉपुलेशन प्रोडक्शन, नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम, नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी यानी कि जो जनसंख्या के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी, आंसर ए हो जाएगा इसका, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी स्थित कहाँ पर है? तो एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ पर है? लसाल गांव स्थित है। कहाँ पर? लसाल गांव में स्थित है। लसाल गांव याद रखना। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला सुचेता कृपलानी जी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी जी थी। वित्तीय समायोजन के उद्देश्य से लागू की जाने वाली जनधन योजना, जिसका घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2014 को की थी, इसकी शुरुआत कब से होती है? तो इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 से होती है। कब से? 28 अगस्त 2014 से होती है। दो व्यक्तियों के वार्तालाप की आवाज़ कितनी होनी चाहिए? तो आप जब दो लोग आवाज़ करते हैं तो उसमें कितनी डेसिबल होती है? लगभग 30 डेसिबल होती है। कितनी? 30 डेसिबल। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? तो जीरो। कितनी होती है? जीरो। तो पानी आपको ना तो कैलोरी देता है ना ऊर्जा देता है। ये क्या करेगा? आपका टेम्परेचर को नियमित करता है, इक्वलाइजेशन करता है शरीर के टेम्परेचर को। अग्नि दुर्घटना से क्या अधिक तपिश पैदा होती है? तो तपिश क्यों अधिक पैदा होगी? अगर आपको जो पॉलीमर होता है, यानी कि प्लास्टिक का जो होता है, प्लास्टिक की कोई भी वस्तु होगी, अगर उससे आग लग जाए तो वो ज़्यादा दिक्कत देती है। ये क्वेश्चन है, तपिश ज़्यादा पैदा करेगा। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनावों के समय किसका निषेध है? किसका निषेध होता है? तो इन सभी चीज़ों का ही होगा। घृणाजनक भाषण देना, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग करना, निर्वाचन अधिकारियों का हस्तांतरण नहीं हो सकता। ये सब क्या है? आचार संहिता का उल्लंघन है। भारतीय खाद्य निगम का स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई थी। जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी वह शहीद दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस आपका 23 मार्च को रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च याद रखना। निम्नलिखित में से को सम्मिलित करिए। तो इन सबको सम्मिलित करो। तो सम्मिलित करने में आपको देखो, यहाँ से ऑप्शन के हिसाब से देखना, अगर ऑप्शन से भी कर सकते हो इसको। ये आपके ऑप्शन है। तो जैसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाएगा? आपका 25 जनवरी को मनाया जाएगा। तो बी का दूसरा, तो बी का दूसरा कहाँ दिया गया है? बी और डी में दिया गया है। कहाँ पर? बी और डी में दिया गया है। बी और डी में दिया गया है इसमें केवल। ठीक है। अब पूछ रहा राष्ट्रीय युवा दिवस, तो ये कब हो जाएगा आपका? 12 जनवरी, यानी कि डी का पहला हो जाएगा। तो डी का पहला, तो ये भी सब में है, तो दूसरा। और तो इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा आपका? बी का दूसरा। तो ऑटोमेटिक आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। तो यहाँ देख लो, विश्व डाक दिवस आपका कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है? तो कितने शहरों की 10 लाख से अधिक होगी? 53 होंगे। इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका? 53। भूरी क्रांति आपकी किससे संबंधित है? तो आपकी भूरी क्रांति जो है वो उर्वरकों के उत्पादन या कच्चे चमड़े के उत्पादन की वृद्धि से भूरी क्रांति। और ये सिल्वर हो जाएगा आपका उर्वरकों की उत्पादन की वृद्धि में। बृहत सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो ये आपका जो सांची का स्तूप है ये मौर्य काल से होगा, क्योंकि अशोक ने बनवाया था। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, सांबर झील है। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है सांबर झील।
भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है गेहूं। पंजाब में इसकी उत्पादकता सबसे अधिक है। इनमें से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं थे, सीधे राष्ट्रपति बने। नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? तो नाइट्रिक अम्ल सोने पर बेअसर होता है। भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है? तो कहाँ पर तटवर्ती सबसे लंबा समुद्री पुल स्थित है? मुंबई में स्थित है, मुंबई। मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है, 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप यूरोप है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप यूरोप। 6वें नंबर का होगा ये, यूरोप तो 6वें नंबर का, लेकिन सबसे बड़ा कौन था? एशिया है। और महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से एशिया है। यूरोप 6वें नंबर पे है, यानी कि सबसे छोटा है एक तरीके से। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी की उपलक्ष्य में। भारत में राष्ट्र ध्वज की लंबाई चौड़ाई तो आपको पता होगी 3:2 है, 3:2। और भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब होता है? तो लोक सेवा आयोग के लिए कौन सा अनुच्छेद आपका? 315 है। कौन सा? 315, इतना याद रखना, संघ लोक सेवा आयोग 315। भारत ने बराक 8 पृथ्वी से आकाश मार करने वाली मिसाइल को कहाँ से खरीदा है? तो इसमें ऑप्शन इजराइल, जापान, रूस और अमेरिका। तो इसको कहाँ से खरीदा? इजराइल से खरीदा गया। कहाँ से? इजराइल से। बाराक मिसाइल याद रखना, बाराक मिसाइल इजराइल। भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? तो 2 प्रकार के कर होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जो इनडायरेक्ट टैक्स है इनमें से कौन सा होगा? आयकर आपका क्या है? प्रत्यक्ष है। सेवा कर, संपत्ति कर भी प्रत्यक्ष है, निगम कर भी प्रत्यक्ष है, कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स आपका क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। तो याद रखना, जीएसटी भी आपका क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना टाइम लेती हैं? तो लगभग 500 सेकंड लेती हैं। कितना? 500 सेकंड। नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर कहाँ सबसे कम है? तो इनमें से सबसे कम महिला साक्षरता दर बिहार में है, बिहार राज्य में। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए ये कौन सी नदी है? यानी कि हिमालयन जो नदी हैं उनका स्रोत मानसरोवर झील तिब्बत में है। तो इसमें ब्रह्मपुत्रा, यमुना, सतलज ये नहीं होगा। ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंध, ब्रह्मपुत्रा, यमुना और सिंध ये नहीं होगा। झेलम, यमुना और सतलज ये भी नहीं होगा, क्योंकि यमुना आपकी यमुनोत्री से आती है, ये पता होगा आप लोगों को। तो इसमें आंसर आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंध। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी है तो मुगल शासक का सहयोगी था? तो मीर सैयद अली आपका जहांगीर, बाबर, अकबर और हुमायूं। तो इसमें से आंसर जहांगीर हो जाएगा। विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन कहां पर होता है? दक्षिण अफ्रीका में। उत्पादन, देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। एक तो भंडार पूछ लेगा तो दक्षिण अफ्रीका, और लेकिन उत्पादन कहाँ पर होता है? चीन में होता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। लेकिन अगर भंडार पूछ ले तो आपका दक्षिण अफ्रीका होगा। ठीक है। प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महाद्वीप पर स्थित है? तो जावा ट्रेंच आपका कहाँ पर है? हिंद महासागर में स्थित, हिंद महासागर में जावा ट्रेंच। और सबसे गहरा कौन सा है, वो कहाँ पर स्थित है आपका? प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच। विश्व का सबसे गहरा जो आपका पूछा जाएगा तो मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर, और जावा ट्रेंच हिंद महासागर। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आप लोगों को पता होगा, NH4 है, 44 है, NH44। औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में कितना होगा लगभग? तो ये आपका लगभग में अगर पूछा जाए 7 से 8%, 10 से 11%। तो 7 से 8%, 10 से 11%, 15 से 16, 17 से 22। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा आपका? 7 से 10% हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 7 से 10% हो जाएगा। भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो इनमें से किसका सर्वाधिक लोकसभा कार्यकाल रहा है? ऑप्शन में GS ढिल्लन, श्रीमती मीरा कुमार, बलराम जाखड़ और हुकम सिंह। तो इनमें से कौन हो जाएंगे? बलराम जाखड़ हो जाएंगे। इनका जो कार्यकाल रहा था लगभग 9 वर्ष का रहा था, 1980 से 1989 तक रहा था।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो कानून के समक्ष समानता कौन प्रदान करता है? आर्टिकल 40 स्वतंत्र, यानी कि जो भी आपका कानून की विधि बना है उसी विधि के द्वारा सबको क्या मिलेगा? कानून की रक्षा होगी उसके लिए। 17 में अस्पृश्यता को खत्म करना है, अनटचेबिलिटी। 18 में आपको किसी को उपाधि नहीं देनी है, ठीक है। 21 में जीने का अधिकार होगा आपका, राइट टू प्राइवेसी भी है। शिक्षा का अधिकार 21A। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A में संविधान में द्वारा शामिल किया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो आया संविधान का संशोधन 42वां 1976, याद रखना। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? गांव के सभी सदस्य। तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा में सदस्य कौन है? गांव के सभी सदस्य। गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक हो। पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। पंचायत क्षेत्र की महिलाओं को छोड़कर गांव के सभी सदस्य। तो इनमें से कौन हो जाएंगे आपके? जो पंजीकृत मतदाता होंगे, यानी कि जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो, और जो पंजीकृत मतदाता हो वही तो शामिल होंगे। सब तो नहीं हो जाएंगे, हालांकि गांव तो पंचायत तो सबके लिए। अब ऑप्शन में उसने सबसे पहले क्या रखा है? गांव के सभी सदस्य। और यहीं पर क्या होगा, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे आप लोग क्या करोगे? ग्राम पंचायत गाँव के सभी सदस्य आंसर लगा के निकल जाओगे। लेकिन यहीं पर फैच क्या आएगा आपका कि वो सदस्य कौन होंगे? जो 18 साल से ऊपर कर चुके हैं और जिनका मतदाता सूची में होगा वही तो वोट डालेंगे और वही चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितने आगे है? तो आप लोगों को पता होगा कितना आगे है? 5 आवर और 1/3, यानी कि 5.5 घंटे आगे है। कितना? 5.5 घंटे आगे है भारत का समय। तो और ये ग्रीनविच लाइन भारत में अगर देखी जाए, मानक रेखा कहाँ से निकली है? इलाहाबाद के नैनी से निकली है। और अगर आपसे पूछा जाए राज्य कौन कौन से हैं जहाँ से ये निकली है, तो सबसे पहले यूपी, यूपी से निकली है। यूपी के बाद आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, याद रखना। यूपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ होगा या मध्य प्रदेश? छत्तीसगढ़ होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? तो मणिपुर में इनमें से कौन सी झील स्थित है? लोकटक झील स्थित है। लोकटक झील स्थित है मणिपुर में। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के जिले में पश्चिम घाट की ढलानों से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है गोदावरी नदी? तो यहाँ से नासिक से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकलती है। श्रीनगर नदी के तट पर स्थित है। तो श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम नदी के तट पर स्थित है श्रीनगर। मेक्सिको की खाड़ी किस के द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? तो इनमें से कौन सी हो जाएगी आपकी? फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा मेक्सिको की खाड़ी किससे जुड़ी हुई है? अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो इसमें देखो, अभी आपने बताया था कौन कौन सी थी? रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त और महालवाड़ी। तो आपकी कौन सी नहीं है? 10 तक नहीं है, तो आंसर सी हो जाएगा इसमें। कौन सा? सी। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायता संधि को स्वीकार किया था? दूसरा पूछ रहा है, तो इसमें से दूसरा कौन सा हो जाएगा? अवध। सहायता संधि यानी कि सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेजली के द्वारा हुआ था। और उसमें पहला कौन सा था? हैदराबाद था। तो पहला याद रखना हैदराबाद, दूसरा अवध। मेरठ छावनी में 1857 में सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 की विद्रोह कब शुरू हुआ था? 8 मई 1857, 11 मई 1857, 10 मई 1857, 9 मई 1857। देख रहे कितना ऑप्शन को एक। अब आपको डेट भी कैसे पता होना चाहिए? क्लियर पता होना चाहिए। 8, 10, 9, 11। तो 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, एक ये भी डेट है। और 34 बैरकपुर छावनी से रहने वाले थे वो, मतलब उसमें सिपाही थे। कौन से? 34 बैरकपुर छावनी। महात्मा गांधी ने किस अमेरिकी जीवनी लेखन ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है? तो ये किसने लिखा था? लुइस फिशर ने लिखा था। ये लुइस फिशर महात्मा गांधी जी को काफ़ी फॉलो करते थे। जो दांडी मार्च यात्रा, इसका भी वृत्तांत सबसे ज़्यादा लुइस फिशर के द्वारा किया गया है। तो इन्होंने असहयोग भारत और गांधी जी को एक जीवन का युग बता दिया या पर्यंत बता दिया। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को की मध्य रात्रि को नियत से बाधा
ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ दिया था? तो दिल्ली में ही दिया होगा, लेकिन दिल्ली में भी कहाँ पर? संसद संविधान सभा में दिया था। तो बताया था कि हम लोग आज मध्य रात्रि को जब पूरा विश्व सो रहा होगा तो हम लोगों के लिए एक नया सवेरा है, और यही सवेरा हम लोगों को नई जिंदगी देगा। तो नियति से वादा है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी इसको कहा गया है। 1946 को की अंतरिम सरकार की कार्यवाही परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष पूछ रहा है, तो कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। अध्यक्ष आपके सच्चिदानंद सिन्हा, और फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी थे। हरिश्चंद्र अनुसंधान स्थित है। हरिश्चंद्र अनुसंधान इनमें से कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद हरिश्चंद्र अनुसंधान इलाहाबाद। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात था, तो अगर 2001 के इससे चलेंगे तो 898, और अब प्रेजेंट में कितना है? 1912। 1912। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है आपका? तो कौन सा नहीं होगा? तो उत्तर प्रदेश से सीमा कौन साझा नहीं करता? उत्तराखंड करता है, मध्य प्रदेश भी करता है, और झारखंड भी करता है, लेकिन आपका उड़ीसा नहीं करता है। तो इसमें आंसर उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है। और झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये भारत की सबसे बड़ी झील भी है। तो इसमें से खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, और बूलर झील भारत की सबसे बड़ी शुद्ध पानी की झील है। यानी कि मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा मिट्टी भारत में कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ याद रखना। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा से बहती नदी नहीं है? तो पश्चिम दिशा में बहने वाली इसमें से कौन सी नदी नहीं होगी? देखो, नर्मदा है आपकी, साबरमती भी है, लूनी नदी भी है, लेकिन इनमें से कौन नहीं है आपकी? तो कृष्णा नदी नहीं है। कृष्णा कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। ये तीनों अरब सागर में। इतना याद रखना। भारत में लगभग प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? तो प्रेजेंट में देखा जाए तो लगभग प्रमुख प्रमुख बंदरगाह आपके कितने? 12 है। 12 बंदरगाह हैं प्रमुख बड़े। भारत का संविधान ना संविधान द्वारा अपनाया गया था, तो कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। और लेकिन ये बन करके कब तैयार हुआ था, ये पूछ रहा है। तो ये आपका 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप लोगों को पता होगा, राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। इतना ही याद रखना, कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। भारत के संविधान की अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। तो वो पूछ रहा है कि कौन सी अनुसूची के तहत है जिसमें कि जो जनजाति लोग रहते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में, इनके लिए कुछ प्रावधान दिए गए हैं। तो ये अनुसूची आपकी कौन सी हो जाएगी? छठवीं अनुसूची हो जाएगी। तो छठवीं अनुसूची के तहत इसमें प्रावधान दिए गए हैं। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगर अनुसूची आपसे पूछी जाए तो प्रेजेंट में कितनी है? 12 है। ठीक है, 12 अनुसूची हैं। और जब भारत का संविधान बना था तब कितनी अनुसूची थी? 10 अनुसूची थी। तब कितनी थी? 10 अनुसूचियां थी। और आपसे पूछा जाए, पहली अनुसूची में राज्य संघ है, दूसरे में उनको वेतन, जो आपके सरकारी लोग हैं, मतलब उनको वेतन मिलता है राष्ट्रपति से लेकर के न्यायालय और इन सबको जो वेतन होगा, दूसरी अनुसूची। तीसरी में शपथ है। चौथे में राज्यसभा के सांसद या सीटों का बंटवारा कैसे होगा, चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में आपका जनजातियों के लिए प्रबंध हैं, वो भी सभी राज्यों में जो जनजाति रहती है उनके लिए। छठवें में आपके केवल 4 राज्यों के लिए जो जनजातियां उनके लिए प्रावधान है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। सातवीं में आपको पता होगा सूची दी गई है, जो कार्य शक्तियों की सूची है वो सातवीं अनुसूची में है। आठवीं में आपकी हिंदी मतलब भाषा दिया गया, आठवीं में। नौवीं में आपका भूमि संबंधी सुधार और जो कानून वगैरह जो संविधान से रिलेट नहीं करते उनको किस में डाल दिया जाता है? नौवीं अनुसूची में। और 10वीं में आपको दल बदल कानून है, पता होगा आप लोगों को। 11वीं में पंचायती राज है, और 12वीं में नगर पालिका। तो ये सब आपकी क्या है? 12 अनुसूचियां हैं। 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में भारतीय संविधान में शीर्षक अनुच्छेद 11 द्वारा जोड़ा गया 243 से 243 ओ, तो इसमें क्या प्रावधान करता है? पंचायती राज का करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पंचायत राज कहाँ जोड़ा गया? पंचायत राज 73वें संविधान संशोधन के तहत। इतना याद रखना। ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका? 49 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 49 हो जाएगा।
आपसे अगर ये पूछा जाए अनुच्छेद 48 क्या है, तो इसमें क्या होगा, पर्यावरण को बचाना है। 48 ए में क्या होगा, पशुपालन करना है, उसमें भी गाय को सबसे ज़्यादा महत्व देना है। 49 में स्मारक है, और 50 में क्या है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलगाव रखना है, अलग काम करना है। ठीक है, तो समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस। ये देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, और आप लोग पढ़े भी हुए। ठीक है, रिवीजन कर लो, इतना ही सिंपल पूछा जाता है, तो टेंशन नहीं लेकर के जाना, अच्छे से जाना है। ठीक है, महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की थी, तो कैसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, जो लोगों के हाथ में हो, जो गांव में रहते हैं उनके हाथ में होनी चाहिए अर्थव्यवस्था। तो ये ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे, विकेंद्रीकृत, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन होगा। और स्थानीय सरकार के जो सबसे ज़्यादा पक्षकर थे, तो वो कौन थे, महात्मा गांधी थे। तो पंचायती राज भी इन्हीं के ऊपर समर्पित की गई है। इसीलिए जो शुरुआत भी हुई थी वो कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ से, नागौर डिस्ट्रिक्ट से। तो अर्थव्यवस्था भी कैसी होगी, विकेंद्रीकृत, सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक क्या था। तो महात्मा गांधी क्या चलाते थे, इसके लिए चरखा चलाते थे, और चरखा से क्या बनाते थे, खादी। तो खादी इसके लिए सबसे ज़्यादा, तो आंसर खादी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है। तो भारत में बैंकों के सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण क्या नहीं है, तो घटी हुई सीआरआर और एसएलआर। ठीक है, ये तो है ही। ब्याज दर का विनिमय बढ़ाना घटाना, विदित वर्धित एसएलआर यानी कि स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और नई पीढ़ी बैंक, ये नहीं होगा, इसका कोई मतलब ही। वर्धित, हाँ सॉरी, वर्धित मतलब रोकथाम नहीं होना चाहिए, एक इस तरीके से काम होना चाहिए कि जिससे कि एसएलआर ठीक बना रहे आपका, ना तो ज़्यादा हो ना कम हो। तो नई पीढ़ी, इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, एसएलआर। और ये आपको पता होगा एसएलआर और सीआरआर क्या होता है, कि एक कुछ अनुपात में रुपए बैंकों के पास अपने पास रखने होते हैं, किसमें, एसएलआर में, जो 18% है। और सीआरआर में क्या करना पड़ता है, 4% तक के रुपए कहाँ पर रखने पड़ते हैं, आरबीआई के पास रखने पड़ते हैं। वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर प्रेजेंट में कितना है। तो प्रेजेंट में देखा जाए 21.54% है, 21.5%। और इसमें वृक्ष भी जोड़ लें तो कितना हो जाता है, 24.48%। तो दोनों याद रखना, 24.48%, और केवल वन को देखा जाए तो 21.54%। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक अधिक आबादी वाला राज्य, ठीक है वो तो है। और इसका पूछ रहा है कि जन घनत्व कितना है, जन घनत्व पूछ रहा है, तो इसका जन घनत्व कितना हो जाएगा आपका, 829। कितना है, 829 इसकी डेंसिटी है। ठीक है, तो ये, इसमें एक आध क्वेश्चन और होंगे इसमें। उत्तर प्रदेश की सबसे शानदार लोक नृत्य में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है, जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रख कर के नृत्य करती है। तो ये कौन सी मतलब लोक नृत्य है, ये पूछ रहा है। तो इसमें सिर पर के लाइंटिन वगैरह और ये सब चीज़ें रख करके की जाती है। तो इसमें ऑप्शन है रासलीला, रामलीला, ख्याल और चारकुला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चारकुला हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, चारकुला हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चारकुला। तो ये आपके एक तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट हो गए। तो आप लोग इसी को रिवीजन कर लेना, ज़्यादा आप कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो जुड़े रहिए आप लोग चैनल से। धन्यवाद। और इसकी जो पीडीएफ है उसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा, और उस पीडीएफ की जो लिंक है वो कमेंट्स बॉक्स में आपका शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग उससे वहाँ से उसको पीडीएफ को जरूर ले लेना। धन्यवाद।